Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर, जो कि इस समय जेल में बंद है और चारा घोटाले के मामले में वो दोषी करार है। बीते दिन उन पर फैसला आना था, लेकिन किसी वजह से वो टल गया और अभी कुछ ही देर बाद या कह लीजिए कुछ ही घंटों बाद फैसला आ जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि लालू यादव को कितने साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस मामले में जो लालू यादव के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र और उनकी बीमारियों को देखते हुए उन्हें कम ही सजा दी जाए। बहरहाल ये चारा घोटाला नया नहीं है, बहुत पुराना, बहुत ही अरसे से चला आ रहा है और यह मामला काफी समय से टलता हुआ नजर आ रहा है। और बहरहाल अब जबकि इस पर सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, बस फैसला आना बाकी है। लालू प्रसाद यादव और उनके समेत उनके साथ कई और अधिकारियों को भी इसमें दोषी ठहराया गया है और बस अब फैसला आना है। दोषी करार दे दिया गया है और अभी कुछ ही घंटों बाद इस पर फैसला आ जाएगा कि लालू यादव को कितनी साल की सजा हुई है। आपको बता दें, मैं एक खबर से रूबरू कराना चाहूंगा आपको, जो खबर से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, RK राणा, जगदीश शर्मा एवं 3 वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारियों समेत 16 दोषियों को सजा आज के लिए टल गई है। यानी कि अभी कुछ देर बाद ही यह फैसला आ जाएगा। मैं आपको आगे बताने से पहले एक खबर से रूबरू कराना चाहूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा और इसके बाद मैं आपको एक और खबर बताऊंगा जिससे आपको यह मामला कैसे नजरों में आया और इस मामले के कैसे दर बदर कैसे एक के बाद एक पेज खुलते गए और यह मामला एकदम उजागर हुआ और सारे इस मामले के पहलू जो हैं वो सामने आ गए। मैं आपको सबसे पहले एक खबर से रूबरू कराना चाहूंगा इस मामले में जो अभी तक नया है। देखिए, 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, RK राणा, जगदीश शर्मा एवं 3 वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारियों समेत 16 दोषियों को सजा अभी आज के लिए टल गई है। यानी कि खबर ये बीते दिन की है, लेकिन और अभी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, ये इसमें लास्ट अपडेट है और अभी इसमें कुछ ही घंटों बाद फैसला आ जाएगा। अदालत की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राष्ट्रीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अदालत को सूचित किया। यानी कि जब अदालत की कार्रवाई हुई थी तभी जो बार एसोसिएशन है, जो वकील हैं, उन्होंने अदालत में सूचित किया था, उससे सूचना दी थी कि उनके सहयोगी विंदेश्वरी प्रसाद का निधन हो गया, लिहाजा दोपहर बाद वकील अदालती कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बीच लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 अभियुक्तों की अदालत में उपस्थिति के बीच लालू प्रसाद यादव की अधिक उम्र व स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया है। यानी कि इस बात से साफ है कि जब फैसला आएगा तो उनकी उम्र को देखते ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन बहरहाल अभी ये साफ नहीं है कि उनको कितने साल की सजा होगी। मामला बहुत ही पुराना है और लालू यादव के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई तत्काल अधिकारी हैं जो इस घोटाले में सम्मिलित हैं। मैं आपको ये मामला हुआ कैसे, मामला उजागर आया कैसे, इस मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष भी जान लीजिए जो कि सब एकदम उत्सुकता के साथ जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खबर और है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा और आपको इस मामले के सारे पहलू इस खबर से समझ आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में एक रिपोर्ट आई है कि 30% के लिए 2 अफसरों में अनबन ना हुई होती तो चारा घोटाला उजागर नहीं होता और ना ही लालू यादव आज जेल में होते और ना ही उन्हें अभी कुछ ही घंटों बाद सजा सुनाई जाती। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का चारा घोटाला 2 अफसरों के बीच किसी फंड के 30% हिस्से पर कब्जा जमाने में हुई अनबन के बाद सामने आया था। यह अनबन चाईबासा में तैनात DHO और रांची के डोरंडा में तैनात पशुपालन निदेशालय के एक अफसर के बीच हुई थी। 1984 में ही छोटे स्तर पर चारा घोटाले की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि जब से वो शुरुआत उसकी हो चुकी थी, शुरू होने लगा था और उसके धीरे धीरे एक वो बड़ा रूप लेने लगा था। वेटनरी
इलाके से जुड़े नेताओं को भी इसकी भनक मिल गई थी और अपनी जरूरत के हिसाब से वो बड़े अफसर सिन्हा जी श्याम बिहारी सिन्हा नहीं से महीना दर महीना पैसे वसूलने लगे थे। यानी कि जब वो मामला उजागर आया, जब मामला नेताओं की नजर में आया, तो नेताओं ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी शुरू कर दी। इसके आगे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि घोटाले के पैसे के लिए शुरू हुआ था विवाद। चारा घोटाले में दवा सप्लाई करने वाले एक दूसरे दर्जे के सप्लायर के मुताबिक श्याम बिहारी सिन्हा के बीमार पड़ जाने और उनकी ताकत कम होती देख चाईबासा में तैनात डीएचओ और रांची के डोरंडो में तैनात पशुपालन निदेशालय के एक अफसर में चारा घोटाले के पैसे के बंटवारे को लेकर अनबन शुरू हो गई और वहीं से बस यह मामला बिगड़ना शुरू हो गया। कोलकाता, रांची, दिल्ली, पटना में बैठे पहले दर्जे के 4 बड़े सप्लायरों ने विवाद सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आखिर तब करीब 12 साल से चल रहा चारा घोटाला सामने आ ही गया और इस माफ कीजिएगा, और इस मामले में जो 30% की बात कही गई है वो भी इस मामले में दिया गया है। इस बीच पटना के एक बड़े सप्लायर के पोते के अपहरण और उसको खोजने के लिए हाई लेवल पर हुई पहल के कारण मामला काफी हद तक सार्वजनिक हो गया। यानी कि उसके अपहरण के बाद और जब उसे खोजा गया तो मामला काफी हद तक समझ आ गया। दरअसल एक मशहूर वेटरनरी डॉक्टर ने अफसरों और नेताओं के समीकरण में इतना घालमेल कर दिया कि उजागर होने से पहले ही चारे घोटाले से राजनीति और महकमे से जुड़े लोग काफी हद तक परिचित हो चुके थे और इसका ये जो भी बात है, ये चर्चा आम हो गई थी कि घोटाले की राशि के अधिकांश हिस्से को वह अपने पास रखता था और 30% पैसा ही नेताओं को पहुंचाता था। यानी कि जो इसमें जिक्र करा गया है वेटरनरी डॉक्टर का कि वो जो घोटाले करता था और उसके बाद जो 30% का हिस्सा था वही नेताओं को देता था। इसमें एक और मोड़ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी अहम मोड़ है। पैसे लेके चुप हो जाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, ये धमकी किसको दी गई थी आखिर? इस लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घोटाले के बीच ये लाइन जो कि एक धमकी भरी लाइन है और ये किस नेता को दी गई थी। मैं आपको बता दूं, विधानसभा में चारा घोटाले का सवाल उठाने पर निर्दलीय विधायक दिलीप वर्मा को धमकी मिली थी। जनवरी 1996 में चारा घोटाला उजागर हुआ था, पर उससे 3 साल पहले 1993 में ही दिलीप वर्मा ने विधानसभा में इस मामले को भी उठाया था और इसके बाद उन्हें कई स्तरों पर धमकी मिलने लगी थी। यानी कि और इसके बाद तब बाहुबली विधायक पप्पू यादव ने दिलीप वर्मा से कहा था कि भैया इस मामले को छोड़ दीजिए। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल थे और उनको धमकियां दी जा रही थी। बहरहाल अब मामला आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि कहां से ये चारा घोटाला शुरू हुआ और कैसे ये पनपा और कैसे नेता अपनी हिस्सेदारी इस घोटाले से अर्जित करने लगे, इस घोटाले से वसूलने लगे। बहरहाल अभी कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत दोषी ठहराए गए सभी तत्काल अधिकारी, उनको क्या सजा मिलने वाली है। मैं बात करना चाहूंगा अपने सहयोगी जो मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ अली जी। काशिफ जी, कि ये जो मामला आ रहा है, बहुत दशकों से मामला चलता आ रहा है और तमाम जनता की नज़र इस पे टिकी हुई है कि मामला, और कहीं ना कहीं इस मामले में जैसे एक मोड़ भी नया सामने आया था कि एक वरिष्ठ जो उस मामले के अधिकारी कह लीजिए या उस मामले के जानकार कह लीजिए, वो सामने आया था और उन्होंने यह भी बयान दिया था कि शायद लालू यादव इस मामले में नहीं फंसते अगर कुछ उन्होंने सतर्कता बरती जाती या फिर उनकी कुछ प्रतिक्रिया रही होगी, लेकिन उन्हें फंसाया गया है। अब बहरहाल ये किसी पार्टी के थ्रू हुआ है या कोई उनकी दुश्मनी हुई है, लेकिन सबूतों के साथ जो अब अदालत ने फैसला किया है हमें उस पर चलना होगा, क्योंकि अदालत ने जिसको दोषी करार दिया है उसमें कोई दो राय नहीं है और उसी को निष्कर्ष मानकर या उसी के फैसले के अनुसार सबको चलना होता है। काशिम, मैं पूछना चाहूंगा कि अब अदालत क्या फैसला इस पे सुना सकती है और इस मामले में इनका क्या रोल था लालू यादव का? बिल्कुल, देखिए राशिद जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जब वो लगातार चारा घोटाले में नाम सामने आया तो लगातार जो है उन पर सवाल उठ रहे थे और जैसे आपने बताया कि 89,27,000 रुपए जो निकासी मामला कोषागार से निकासी का मामला सबसे पहले हुआ था, तो लगातार जो है लालू प्रसाद यादव सवालों के घेरे में। और अब जैसे 27 दिसंबर को 2017 में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को हिरासत में लिया गया और कोर्ट ने जो है उन पर आरोप सिद्ध हो गया, तो अब उन पर
सज़ा होनी है कि अब उनको कितनी सज़ा, हालांकि उनके वकील का कहना है कि सज़ा जो है वो कम कर दी जाए, कम से कम दी जाए। उनकी उम्र ज़्यादा है, स्वास्थ्य का मामला है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि लालू को कितनी सज़ा सुनाता है कोर्ट का फैसला करेगा। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं लगातार जो है लालू प्रसाद यादव का परिवार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। हम लगातार उनसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से जब 27 दिसंबर को जब लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में हिरासत में लिया गया तो ट्वीट पे ट्वीट लगातार किए जा रहे थे। बाद में हालांकि सफाई पेश की गई थी कि ट्वीट जो है वो उनके परिवार के लोग ही कर रहे हैं। तो यानी बीजेपी पर हमलावर थे और उन्होंने कहा था कि लालू डरेगा नहीं, लालू आखिर दम तक लड़ने वाला है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि बिहार में राजनीति का अगर हम स्वरूप की बात करें तो बिहार में राजनीति का स्वरूप अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा काशिफ जी, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अगर कोई किसी की जो आरोपी बनाया गया है अगर वो उम्र दराज है या फिर वो बीमार है तो कहीं ना कहीं उसकी सजा में रियायत बरती जाती है। बिल्कुल देखिए, कोर्ट इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वो कहीं ना कहीं परेशानी में चल रहा है। तो कोर्ट इस पर नज़र जरूर रखेगा। अब देखिए तो कोर्ट का फैसला है कि वो इस आधार पर अपना फैसला सुनाता है या नहीं, ये तो पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर है। बिल्कुल, ये अब इस मामले में बहरहाल थोड़ी देर बाद क्या फैसला आने वाला है ये तो कोर्ट ही निर्धारित करेगा। कितने साल की सज़ा लालू को मिलेगी, कम से कम मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, या कोर्ट यह देखेगी, उनकी उम्र को देखेगी, उनकी बीमारी के हवाले को देखेगी। बहरहाल ये सभी सवाल बने हुए हैं। महज कुछ देर तक, कुछ घंटों बाद, कुछ देर बाद यह सभी सवाल साफ हो जाएंगे। सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा। तो इंतज़ार बस कोर्ट के फैसले का है और उसकी हर अपडेट जानने के लिए, इस खबर की हर अपडेट जानने के लिए या फिर इस मामले की कहीं और गहराई जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।